विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले उस पेपर का नाम आपको बता देता हूं। पेपर का नाम है वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी कि भारत बोध की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व का पार्ट 3 युवा नागरिकों लोकतांत्रिक भागीदारी शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। ये दो अलग अलग टॉपिक है, युवा नागरिक और लोकतांत्रिक भागीदारी और शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। इन दो अलग अलग टॉपिक्स को इस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों देर ना करते हुए पूरे वीडियो लेक्चर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहां पर दिया हुआ है युवा नागरिक और लोकतांत्रिक भागीदारी। युवा नागरिक और लोकतांत्रिक भागीदारी का मतलब है कि युवा देश के राजनीतिक और नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें, क्योंकि उनके दृष्टिकोण और ऊर्जा से लोकतंत्र मजबूत होता है। युवा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मतदान प्रक्रिया को आसान बनाना और युवाओं को नीति निर्माण में शामिल करना जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। कई देश ने युवाओं को सशक्त बनाने की और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा नीतियां और अंतरराष्ट्रीय मंच का भी निर्माण किया है। बात करते युवा नागरिकों लोकतांत्रिक भागीदारी की। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा एनर्जी भरपूर होती है। जैसे आप सभी युवा जो आप अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, नवाचार, आपको कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा होती, साहस भी आपके अंदर होता है और परिवर्तन करने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी खासी रहती है। और तभी लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब युवा उसकी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका क्या है? तो युवा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी देश और समाज दोनों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नए विचार और दृष्टिकोण, युवा अपने साथ नए और प्रगतिशील विचार लाते हैं। उनकी सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में नई ऊर्जा और पारदर्शिता आती है। सकारात्मक परिवर्तन, वे सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पर्यावरण पर अपनी आवाज उठाते हैं और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाते हैं। लोकतंत्र की मजबूती, जब युवा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो लोकतंत्र अधिक समावेशी और जीवंत बनता है, जो समाज के सभी वर्गों से बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। भविष्य को आकार देना, आज के युवा कल के नेता और नीति निर्माता बनेंगे। उनके निर्णय देश के भविष्य की दिशा और दशा को तय करते हैं। बात करते भागीदारी का तरीके क्या है। लोकतांत्रिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई पहलू भी शामिल है। कौन कौन से उसके अंदर चरण है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे मतदान, 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर मतदान सूची में नाम जुड़वाना और अनिवार्य रूप से मतदान करना सबसे मूलभूत भागीदारी है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करना, राजनीतिक दलों से जुड़ना, युवा इकाइयों में सक्रिय होना और यहां तक कि चुनाव लड़ना जैसी प्रक्रियाओं में भी युवाओं को शामिल होना पड़ेगा। जागरूकता फैलाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना और दूसरों को जागरूक करना। नागरिक समाज संगठन, गैर सरकारी संगठन जिसको हम लोग एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कला और खेल क्लबों के माध्यम से सामाजिक कार्यों और वकालत में भी भाग लेना। सरकारी योजनाओं में पार्टिसिपेशन, नीति निर्माण, परामर्श परिषदों, ठीक है, एडवाइजरी काउंसलिंग और युवा संसद यानी यूथ पार्लियामेंट जैसे मंचों के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ना। युवा नागरिक कौन है? सबसे बड़ी बात, 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के सामान्य तो युवा माने जाते हैं। युवा किसे कहते हैं? तो जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच में होती है उसको युवा माना जाता है। यह वर्ग भारत की कुल आबादी का वर्तमान में 35% है। युवा समाज में बदलाव लाने वाला सबसे सक्रिय, सबसे एक्टिव पावर है, शक्ति है। लोकतांत्रिक भागीदारी का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक भागीदारी का मतलब होता है लोकतंत्र प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना, जैसे मतदान, बहस और चर्चा, सामाजिक मुद्दों और आवाज उठाना, नीति निर्माण में योगदान देना, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। भागीदारी इक्वल टू जागरूकता प्लस सक्रियता प्लस जिम्मेदारी होती है। युवा नागरिक की लोकतांत्रिक भूमिका क्या है? तो सबसे पहले मतदान में भागीदारी की बात करते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। युवा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही प्रतिनिधित्व का चयन शासन में सकारात्मक बदलाव लाता है। जन जागरूकता फैलाना, सोशल मीडिया,
कैंपेन, जागरूकता रैली द्वारा युवाओं को मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की क्षमता होती है। सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, युवा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जैसे नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, लैंगिक समानता आदि। तकनीकी और नवाचार, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवा नई नई तकनीकों से लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाते हैं। नीति निर्माण में सहयोग, युवा युवा संसद, निबंध प्रतियोगिता, विचार मंच, एनएसएस, एनसीसी में भाग लेकर नीति निर्माण में अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि आपके कॉलेज के अंदर सामान्यतः होती है। नेताओं की जवाबदेही बनाना, युवा सोशल मीडिया, जन याचिका, आरटीई द्वारा नेताओं, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही की मांग कर सकते हैं। युवाओं के सामने चुनौतियां क्या है? राजनीति के प्रति उदासीनता सबसे बड़ी चुनौती, उदासीनता। दूसरी बेरोजगारी, वर्तमान में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा में असमानता, यह भी बहुत बड़ी चुनौती है। गलत सूचना, हम आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चलते हैं, जो कि बहुत फैक्ट चीज है, गलत है। धन और बाहुबल आधारित राजनीति जो बढ़ रही है, जो कि गलत है। इन बाधाओं के कारण युवा लोकतंत्र की मुख्य धारा से दूर होते जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नागरिक शिक्षा को मजबूत करना, युवाओं को नेतृत्व के अवसर देना, मतदान को आसान बनाना, यानी कि डिजिटल विकल्प भी हम खोज सकते हैं। युवा मंच और संवाद कार्यक्रम को बढ़ाना, फेक न्यूज के खिलाफ जागरूकता चलाना, रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान देना। अब चुनौतियां और समाधान क्या है? चुनौती और समाधान, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई चुनौतियां आती है। सिस्टम के प्रति असंतोष और अविश्वास, ये चुनौती है। तो उसका समाधान क्या? राजनीति को अधिक पारदर्शी और नैतिक बनाना, नेताओं का सक्षम और कुशल नेतृत्व। दूसरा चुनौती, राजनीतिक दलों में जगह की कमी। समाधान, राजनीतिक दलों के द्वारा युवाओं को टिकट देने और संगठनात्मक ढांचे में अधिक स्थान देना, यह समाधान हो सकता है। जागरूकता की कमी, चुनौती, शैक्षिक संस्थाओं में नागरिक शिक्षा को मजबूत करना और मतदान के महत्व को समझना। बेरोजगारी और अन्य मुद्दे, युवाओं को राजनीति के दायरे से परे विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। युवाओं को सिर्फ मंच सजाने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि नीति बनाने वाला होना चाहिए, तभी वास्तविक परिवर्तन पॉसिबल है, संभव है। बात करते निष्कर्ष क्या? युवा लोकतंत्र की रीढ़ है। उनकी सक्रियता लोकतंत्र के जीवंत, मजबूत, पारदर्शी, उत्तरदायित्व बनाती है। एक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार युवा नागरिक ही लोकतंत्र का सशक्त और स्थायी बना सकता है। सेकंड पार्ट आता है हमारा इस वीडियो का, जिसका टाइटल है शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। क्योंकि इस जो यूनिट नंबर 2 है विद्यार्थियों, हम आ रहे हैं वापस आपको, मैं बताता हूं। इस यूनिट नंबर 2 में आपको 4 टॉपिक है। वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान, हमने पहला वीडियो लेक्चर देखा। दूसरा मूल अधिकार और कर्तव्य धर्म, कर्तव्य नैतिकता, दूसरा वीडियो लेक्चर देखा। और तीसरे में हम देख रहे हैं युवा नागरिक और लोकतांत्रिक भागीदारी और शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। तब हम देखेंगे शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास का एक बेस है, एक आधार स्तंभ है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो नागरिकों को सक्षम बनाती है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में पावर है। क्या है? एक पावर है, एक शक्ति है, और एक मजबूत समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण में निम्नलिखित प्रमुख तरीके से योगदान देती है। सबसे पहले लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में शिक्षा, लोकतंत्र को बनाए रखने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सूचित और शिक्षित समाज, शिक्षित मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, सूचित निर्णय लेने और नेताओं को जवाबदेही ठहराने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होता है। पिछले दशकों में भारत में साक्षरता दर में सुधार और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा देता है, जो भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए मौलिक है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता, क्षेत्रीय समानता और लैंगिक अंतर जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। बात करते मानव संसाधन और विकास। शिक्षा लोगों को कुशल, श्रमिक और सक्षम पेशेवर बनाती है। यह उन्हें आवश्यक ज्ञान, कौशल और तकनीक योग्यता प्रदान करती है, जिससे वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में उत्पादक के रूप में योगदान दे सकें। यह सुनिश्चित करती है कि देश के पास अपनी चुनौतियां का समाधान करने के नवाचार यानी इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए एक बुद्धिमान और प्रशिक्षित कार्यबल है। लोकतांत्रिक भागीदारी। शिक्षा की महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है? लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाना। शिक्षित नागरिक राजनीतिक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझते हैं, जिससे वे सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और सही प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। शिक्षा उन्हें सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और आवश्यक बदलावों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाती है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की
अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के लिए बनाती है। स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूक करती है। बेहतर स्वास्थ्य ज्ञान से शिशु मृत्यु दर और बीमारियों में कमी आती है, जिससे राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है और जीवन प्रत्यक्षता बढ़ती है। सामाजिक न्याय और समावेशन, शिक्षा समानता, सहिष्णुता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। शिक्षा हाशिए पर पड़े समुदाय का उत्थान करती है, असमानताओं को कम करके और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। यह अंधविश्वास और रूढ़िवादियों को दूर करती है, जिससे एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज का निर्माण हो सके। शिक्षा नागरिकों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती है, जिससे वो सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे पहलू ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो सके। उसके बाद आता है शिक्षा से आर्थिक विकास अच्छा होता है। शिक्षा से आर्थिक विकास अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार, उत्पादकता और प्रतिनिधित्व के लिए एक सुरक्षित कार्यबल आवश्यक है। शिक्षित कार्यबल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, जो अंततः देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी उसका जीडीपी को बढ़ाती है। शिक्षा नव उद्यमियों यानी एंटरप्रेन्योर को जन्म देती है, जो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और देश के औद्योगिक और वाणिज्य विकास में सहायता करते हैं। आईआईटीज और आईआईएम सहित शैक्षणिक संस्थाओं के प्रसार में एक कुशल कार्यबल तैयार किया, जो देश के आर्थिक इंजन को आगे बढ़ा रहा है। विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है, ताकि देश की प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके और रोजगार, जीडीपी एवं समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। संबंधित पहल की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राइट टू एजुकेशन अधिनियम बना, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। बात करते हैं यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020, जिसके अंतर्गत अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या है? जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यानात्मक पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र और समानता के समावेश आदि शामिल है। डिजिटल एकीकरण, जैसे शिक्षा को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कक्षाएं तथा ऑनलाइन संसाधन जैसे पहल शामिल है। डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और शिक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पीएम ई विद्या तथा दीक्षा जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन पर विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान मतलब ज्यादा उनका इस्तेमाल किया गया है। आगे की राह क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। इससे बेहतर शिक्षण, प्रशिक्षण, अद्यतन पाठ्यक्रम से बेहतर बुनियादी ढांचा शामिल होगा। समानता और समावेश, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो। लड़कियों की शिक्षा और विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कौशल विकास, शिक्षा में रोजगार बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ना और युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नवाचार और अनुसंधान, प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए शैक्षणिक संसाधनों में नवाचार तथा अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। भारत में वर्तमान शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूरदर्शी खाका है। यह नीति ज्ञान महाशक्ति ने ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की दिशा में देश की आकांक्षाओं और सरकार साकार करने पर केंद्रित है। एनईपी 2020 राष्ट्र निर्माण के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणालियों में व्यापक बदलाव लाना है, ताकि छात्र 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सके। पहुंच और समावेशता, सार्वभौमिक शिक्षा 2030 तक प्री स्कूलों से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। उच्च शिक्षा तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना। पुनरीकरण, ओपन स्कूलिंग के माध्यम से विद्यालयों से बाहर रह गए लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना, जिसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। समग्र विकास और कौशल, आलोचनात्मक चिंतन, रटने की पद्धति को समाप्त कर छात्रों में रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना।
कौशल आधारित शिक्षा, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का एकीकरण करना ताकि कम से कम 50% विद्यार्थी 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा को रूबरू हो सके। बहुविषयक दृष्टिकोण, विषयों की दीवारों को तोड़कर कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच लचीलापन लाना जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सके। मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, भारतीय मूल्य शिक्षा प्रणाली को भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित बनाना। लोकतांत्रिक भावना, विद्यार्थियों को समानता, न्याय, बहुलवादता और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। बुनियादी साक्षरता, निपुण भारत मिशन के माध्यम से 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान को सुनिश्चित करना। अनुसंधान और नवाचार, देखो खास बात है किसकी, अनुसंधान और नवाचार की बात कर रहे हैं लोग। ए भैया, अनुसंधान और नवाचार, अनुसंधान और नवाचार, अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा का पुनर्गठन, उच्च शिक्षा को और अधिक लचीला, विश्व स्तरीय और अनुसंधान उन्मुख बनाना है। शिक्षक सशक्तिकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण, पेशेवर विकास और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करना ताकि वे 21 सदी के शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं के लिए तैयार हो सके। एनईपी 2020 का लक्ष्य भारत के युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि ज्ञानवान, कुशल और नैतिक रूप से सशक्त नागरिक बनाना है जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्णायक भूमिका निभा सके। विद्यार्थियों, ये हम डिस्कस कर रहे थे आपकी जो यूनिट नंबर 2 है भारत बोध की, उसका लास्ट वीडियो लेक्चर। विद्यार्थियों, यदि आप इनकी पीडीएफ नोट्स जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे थे पूरा वीडियो, उसके यदि आप पीडीएफ नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर वहां पर टाइप कीजिए स्पीड लर्न, SPEEDLEARN और इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। बड़ा छोटा सा कम एमबी का है, डाउनलोड कीजिए। आपका मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, एसएमएस बॉक्स में आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद में फिर वहां पर आपको जो कोर्स परचेस करना, कोर्स आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। वीडियो लेक्चर आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लास में तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहे और वीडियो बनाते रहें। विद्यार्थियों, हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।